हाँ तो बच्चों थोड़ा सा हम शेप की बात किए थे अभी, और हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करेंगे थोड़ा देरी के बाद। तो हम देखिए, अगर कहीं भी आपको अगर कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो उसका हमको शेप टेट्राहेड्रल लिख देना है। और हमने आपको भी बताया भी कि किस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिखना है, अगर लंबा चैन भी रहे तो बस उसको जिगजैग में कर देना है, एक प्लेन के नीचे एक प्लेन के बाहर। तो इस अगर टेट्राहेड्रल है तो उसका टेट्राहेड्रल मतलब वो कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड है, बस उसका नाम दे देना है टेट्राहेड्रल। ठीक है, उस मॉलिक्यूल्स की पूरी शेप की बात की जाती है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर इसकी बात आएगा कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो उसको बिना देखे हुए आपको कह देना है कि वो ट्राइगोनल बाइपैरामीटर, ट्राइगोनल इसको प्लेनर कहते हैं। अब प्लेनर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा प्लेन में होता है, 120 डिग्री का एंगल भी बनाता है। और अगर कहीं भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लीनियर कर देंगे। ये सिर्फ वैलिड किसके लिए है? पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये चीज़ बात अगर आप याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए एनसीईआरटी का ये सवाल है और पूछा गया है कि आप इसकी स्ट्रक्चर बताइए, इसकी स्ट्रक्चर बताइए और इसकी स्ट्रक्चर बताइए। देखिए ध्यान से, कितना आसान सा सवाल दिया गया है आपको। इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो इसको आपको समझ में आएगा। पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए CH2 लिखा हुआ है। हमने पहले दिन केमिस्ट्री में बताया था, केमिस्ट्री के पहले स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ये डबल बॉन्ड इसके साथ जाएगा और ये H जाएगा। ये H2O है, तो अगर H के साथ डबल H अगर हम लगा दे देंगे तो ये तो अलग हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि H2 को H और H के साथ में लगा देते हैं। तो नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। H तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अब बताइए कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका शेप क्या होगा, किससे मिल रहा है? तो ये इससे मिल रहा है। तो बस इसको ऐसे नहीं लिख के लोग इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि कार्बन जो है डबल बॉन्ड से है। अब इसको ध्यान से देखिए कि ये जो है, इसको भी हम इधर लाते हैं और इसमें देखते हैं कि एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है और एक F है। ये तो 4 बॉन्ड है, तो बस कुछ समझना ही नहीं है, बस इसको कर देना है क्या है, एक टेट्राहेड्रल। और इसमें आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें 3 बॉन्ड है। तो बस 3 बॉन्ड है तो इसको क्या करना है बच्चों कि 3 बॉन्ड अगर है तो बस इसको हम ऐसे लिख के और इस CN को ऐसे लिख लें और इसका स्ट्रक्चर क्या बता देना है, ये एक लीनियर है और 120। इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और ये इस स्ट्रक्चर में लीनियर होता है। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 180 डिग्री का, सॉरी 120 यहाँ पे कर दिए, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री यहाँ, 120 डिग्री यहाँ और यहाँ 109 डिग्री। बस ये बात आपको बताना था। तो आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपने टेट्राहेड्रल भी स्ट्रक्चर देख लिया, ट्राइगोनल भी देख लिया, लीनियर भी देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की ओर। हाँ तो बच्चों, अब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया जाता है और नए ऑर्बिटल बनते हैं। और उस नए ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर हम एक स्कूल में कोई अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कुछ पुअर फैमिली के भी होते हैं और एक रिच फैमिली के भी होते हैं। तो उसमें एक यूनिफॉर्म रहने के लिए, है ना, यूनिफॉर्म रहने के लिए सबको ड्रेस दे दिया जाता है कि आप सब लोग एक ड्रेस पहन के आएंगे, एक आइडेंटिकल वे में रहेंगे। ना ही कोई पता चलेगा कि कोई पुअर फैमिली के हैं और ना ही ये रिच फैमिली के हैं। तो बस उसी तरह से हम एक ऑर्बिटल जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उसको मिक्स करके एक न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं। उस न्यू ऑर्बिटल का नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हर का एनर्जी सेम नहीं होता है। सबका एनर्जी सेम लाने के लिए हम ऐसा करते हैं ताकि सबका एनर्जी सेम आ जाए। तो वो जब हम हाइब्रिड ऑर्बिटल नया बनाते हैं वो उसका एनर्जी सेम होते हैं। या तो नाम भी कभी कभी आप इस तरह से भी आप इसको कह सकते हैं कि अगर आप एक बिहार में लिट्टी चोखा बनता है और लिट्टी चोखा बनता है तो उसमें सत्तू होता है। तो सत्तू में चना भी डलाता है, जौ भी डलाता है, गेहूं भी डलाता है और कभी कभी मटर भी होता है उसमें। तो इसका मतलब ये हो, छोटा वाला मटर होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सत्तू की बात आएगी तो सबको मिक्स करके एक नया मटेरियल बनेगा और उस जो मटेरियल होगा सबकी उसमें प्रॉपर्टीज मिला हुआ रहेगा। बस वही बात यहाँ पे होता है। बस कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? तो बस
एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और उस एटॉमिक ऑर्बिटल को हम मिक्स करके न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बात और डील में हम करेंगे, न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे और उस ऑर्बिटल को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp2 और sp3 से हाइब्रिडाइजेशन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। नहीं क्यों मिलेगा? क्योंकि आप देखेंगे कि 6 लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 p के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं और एक s के ऑर्बिटल होते हैं। तो इन दोनों अगर मिक्स होंगे ऑर्बिटल में, एक s के और मैक्सिमम 3 के होंगे, ये एक ही है s, तो अगर एक s के ऑर्बिटल मिक्स होते रहे हैं तो मैक्सिमम 3 इसका होंगे, तो sp3, तो इसीलिए पूरे होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp3 मैक्सिमम ऑर्बिटल होंगे। इसका निकालने का ये है मेथड, मैक्सिमम ऑर्बिटल मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन कितना होंगे? sp3 होंगे, और इसका निकालने का मेथड है सिग्मा प्लस लॉन पेयर, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे, अगर सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और उस सिग्मा बॉन्ड जोड़ने के बाद अगर 4 आता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, अगर जुड़ने के बाद 3 आता है तो sp2 होगा, अगर सिग्मा और लॉन पेयर जोड़ने के बाद 2 आता है तो sp होगा। तो अब इसकी देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए एक चीज़ और यहाँ पे एक बात लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन इज फाइंड ओनली एटम। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सिर्फ एटम्स की हम बात करते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि हाइब्रिडाइजेशन किसका निकाला, मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो आप उसको गलत बोलिएगा हम मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, उसमें एक कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम बता सकते हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एक एटम्स का निकाला जाता है, मॉलिक्यूल्स के नहीं। तो हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का निकाल रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अगर यहाँ पे कार्बन में सारा सिंगल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, ठीक है, और इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। इसी तरह से आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम उस एग्जाम्पल को आपको लिखवाते हैं और कोशिश करेंगे कि आप उसको, आप इस वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं, क्योंकि आप में एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है बहुत सारे, और तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। हाँ, तो बच्चों हम लिख लिए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। तो इसमें आपको 5 सवाल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, और आपको बताना है कि हर मतलब प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको पता करना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस इसको उठाते हैं हम पहले। इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन है, तो आप 3 हाइड्रोजन लिख दें, और एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन लग देंगे। 4 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कितना होगा? टेट्राहेड्रल। इसकी एंगल कितनी होगी? 109 डिग्री 28 मिनट का। और इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 हो गया, एंगल कितना हो गया? 109.5 डिग्री, ठीक, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया ये, और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अगर इसकी बात करें जाए तो देखो इस तरह से लिखा रहता है तो बच्चों को लगता है बहुत डिफिकल्टी है। इसमें देखिए इस CH3 है और यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब CH3 2 गो है। आप क्या याद रखना है? CH3 2 गो है, और CO जहाँ भी रहेगा, अगर CO इस तरह से लिखा है इसका मतलब CO है, ठीक है, इधर दोनों तरफ खाली है, ठीक है। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, CO में कार्बन ये जो होता है ये कोबाल्ट के में इस तरह से होता है, और CO में इस तरह से होगा। ये कोबाल्ट अगर लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो इस तरह से लिखा जाएगा, दोनों सेम रहेगा। अब अगर CO इस तरह से लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये समझना है कि ये जो है कार्बोनाइल ग्रुप है। इसकी बात हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप में, बट हमको ये समझना है CO जो है यहाँ CO इस तरह से है, और देखिए आप अगर इसको मिलाइएगा तो आपको आ जाएगा 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, 3 एक कार्बन, 2 कार्बन यहाँ और एक यहाँ 3 कार्बन। तो इसका आपको बताना क्या है? इसको आपको शेप भी बताना है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, और इसकी एंगल भी बताना है। तो एंगल तो आपको पता हो गया कि एंगल 120 डिग्री होगा इस कार्बन के बीच में। किस कार्बन के बीच में? इस कार्बन के बीच में, और ये कार्बन के बीच में 120 डिग्री। इसके स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ये इधर कर दीजिए, ये इधर, और ऑक्सीजन को इस साइड में, ठीक है। तो इसकी 120 डिग्री इसका हो गया, और इसका स्ट्रक्चर 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, बट इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा।
अब एक हाइड्रोजन इधर बाबू, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, मतलब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से है तो sp3 हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा sp3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले चीज़ों को सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए बनाने का। अब जैसे इसको हमको बनाना है कि इसमें कितना एंगल होगा, कौन सी शेप बनाएगा, आप खुद से देख सकते हैं। सब चीज़ का सिंप्लीफिकेशन हम बिल्कुल आपको सरल भाषा में करेंगे, बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, CH3CN लिखा हुआ है, मतलब 3 है, तो हम यहाँ पे इसको कार्बन के साथ हम इसको जोड़ देते हैं। और ये और एक बात और याद रखिएगा, कभी भी कार्बन टेट्राहेड्रल मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा, 8 बॉन्ड नहीं देखने के लिए मिलेगा। जब भी देखने के लिए मिलेगा तो 4 बॉन्ड ही देखने के लिए मिलेगा। और नाइट्रोजन हर वक्त 3 बॉन्ड बनाता है। तो इसके बाद देखिए, आप खुद से सोचिए इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बाबू, sp3 होगा। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया तो इसका क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। और इस नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन भी अगर हम देखेंगे तो sp ही होगा, क्योंकि और इसका एंगल कितना होगा 180 डिग्री, जबकि इसका एंगल अगर हम आप देखेंगे तो कितना होगा बाबू 109 डिग्री, 109.5 डिग्री। अगर पूरे की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखिए, इसको अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना है तो इन दोनों को प्लेन में ले लीजिए और इसको आगे और इसको पीछे, मतलब आप स्ट्रक्चर भी इसको आराम से बना सकते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp3, इसका ये। और ज्योमेट्री में देखा जाए तो इसका जो होगा स्ट्रक्चर लीनियर होगा, और लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल होगा। मतलब इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ताकि आप इसमें और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप इसको स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं, बस एक हाइड्रोजन को प्लेन में, एक इधर आप इसको प्लेन में लिख दिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन को इधर भी प्लेन में लिख दीजिए, या आप इसको CN को इधर ले लीजिए आप, CN क्योंकि ये क्या है। और इसके बाद दोनों हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन के साथ में, एक प्लेन से बाहर है एक प्लेन से अंदर, बस इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका लीनियर हो गया, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। देखिए बिल्कुल यही चीज़ मॉलिक्यूल सी यहाँ पे है। तो इसकी हम सिंप्लीफाई आपको करेंगे, बस आप ये इस दोनों को बनाकर थोड़ा देखिए। अब वीडियो को पॉज कर दीजिए, बनाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर तो हम तो यहाँ पे बना ही रहे हैं, तो आप इसको देखिए ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है। अब CO यहाँ पे लिखा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा जहाँ भी CO अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेगा, बस उसको उठाकर ऑक्सीजन पे, कार्बन को ऑक्सीजन से 2 डबल बॉन्ड कर देना है, NH2 लिख देना है। अब आपको बताना है कि ईच कार्बन एटम का, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड से। एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए बस। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, ये होगी। इसके स्ट्रक्चर क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, C ट्रिपल बॉन्ड हम लगा देते हैं अपने से। अब इसको स्ट्रक्चर की बात कहेगा, आप ऐसे भी निकाल देंगे। सब 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन है, एक इधर लगा हुआ है, 4 हो गया तो sp3 हो जाएगा। इसका लगेगा तो sp2 हो जाएगा। अब इसका भी कहेगा तो sp2 हो जाएगा, और इसका कहेगा तो sp हो जाएगा। और अब अगर आपको शेप की बात करें तो बता दीजिएगा कि इसका टेट्राहेड्रल में होगा, इसका हो जाएगा प्लेनर में। इन दोनों का प्लेनर में हम लिख देंगे क्योंकि sp2 है, और इसका जो होगा क्या हो जाएगा, एक लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको बता दिए बाबू कि हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल दिए। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, और थोड़ी सी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की इसलिए बात करते हैं कि उस पर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखते हैं हम आगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो लास्ट बात हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दादा होते हैं, जिनका दादा का नाम है फ्लोरीन, और एक है ऑक्सीजन, और एक होता है नाइट्रोजन। ये दादा है, ये इसका बेटा है, और ये इसका पोता है। मतलब समझ लो कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो फ्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा, और ये नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो ये दादा है, वो उसका बेटा है, वो उसका पोता है। मतलब पोता है, दादा के ये पोता हो गए। ठीक है, महामंत्री वगैरह भी आप अपने तरह से जोड़ सकते हैं। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं किसे, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जितना खींचेगा वह उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे मान लीजिए कार्बन के पास अगर फ्लोरीन लगा दें
ये जो शेयर्ड किया है, शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर माने दो, शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों पेयर के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, खींचेगा। अगर ये खींच लेगा तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बस हमको यही समझना था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते किसे हैं। तो बस अब हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब इन तीनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात आ गई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा, तो ज़्यादा होगा। तो ये इसके साथ रहेगा तो ये खींचेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। अब आइए sp3, sp2 और sp3, ये सवाल एक दो बार जैम में, IIT जैम में पूछे जाते हैं, कभी कभी नीट में भी पूछ दिए जाते हैं, जेई में भी इस तरह का सवाल आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी अगर आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा। अब अगर एस कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड जो होगा स्ट्रांग हो जाएगा, अगर एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो हो जाएगा कम हो जाएगा। इसको इस तरह से समझें कि एक न्यूक्लियस है, क्या है, एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के बाद अगर एस कैरेक्टर रहे, एस कैरेक्टर मतलब एस ऑर्बिटल अगर न्यूक्लियस के पास रहेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस के पास रहेगा, मतलब न्यूक्लियस जो होता है उसको अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो। और अगर एस कैरेक्टर अगर बढ़ते जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा भी घटते जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। इतना एनसीईआरटी में लिखा गया है कि एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, और एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, एक्स कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। अब ये कैसे होता है, थोड़ी सी हम अपनी भाषा में इसको समझाने की आपको कोशिश करेंगे। होता क्या है कि देखिए यहाँ पे कि हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, थोड़ी सी अपना ये लॉजिक हम सिर्फ ऑर्गेनिक है, अपना हमारा लॉजिक है, इसको आप सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही लगाएं, दूर लगाएंगे तो हो सकता है पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा। कि एस कैरेक्टर जो है, अगर एस और पी होता है, sp sp2 sp3, ठीक है बच्चों। तो अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब यहाँ 50% है और यहाँ एस कैरेक्टर कितना है 33%, और यहाँ एस कैरेक्टर कितना है 25%। एस कैरेक्टर कैसे, मतलब कि 50% ये काम कर रहा है, 50% यहाँ पे 3 को डिवाइड करो 33%, यहाँ पे 25%, तो एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब इसकी ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा होगी, इससे ये कम होगी। तो सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी sp sp2 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन है, तो आप इसको तरह से लगा सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे s और p, ठीक है, s के एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है, 2 p ऑर्बिटल है, एक s है और 3 p ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे p ऑर्बिटल बढ़ते जा रहा है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटते जा रही है। अगर आगे आ जाए sp3d की बात करें तो ये भी घट जाएगा, sp3d3 की बात कर लेंगे तो ये भी इस तरह से हो जाएगा, अगर d2 की बात कर लेंगे तो इस तरह से ये ऑर्डर बन जाएगा। आप खुद समझ सकते हैं, कोई बड़ा इशू थोड़ी है इसमें समझने के लिए। तो अब sp जो है sp2 sp3 इस तरह से ऑर्डर आप देख सकते हैं, लेकिन इसके हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बता दिया है पहले से कि ये केमिकल बॉन्डिंग में इसको हम चर्चा करेंगे बढ़िया डिटेल से। तो sp sp2 sp ये हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे s ऑर्बिटल एक s है, एक p है, ठीक है, एक s है 2 p आ गया, ठीक है, एक s है 3 p आ गया। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते जा रहे हैं उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलरेडी घटते जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस है तो एक ऑर्बिटल था यहाँ पे s का, तो ठीक है न्यूक्लियस के पास था, एक और आ गया, एक और आ गया, तो जगह बढ़ते चला गया, इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गया, घटते चला गया। क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। जिस तरह से अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो घट रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, उस तरह से हम उसी तरह से हम sp में देख लेंगे कि sp में 2 ही ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, 3 ऑर्बिटल आ गए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और थोड़ा सा घट जाएगा, और थोड़ा सा और 4 आ गए तो घट जाएगा। इसको इस तरह से समझें कि अगर एक कमरा है, एक कमरा में 5 लोग रहते हैं और उसी फ्लैट में 5 कमरे में है, उसमें एक लोग रहते हैं, तो आप बताइए एक कमरे दूसरे कमरे से अट्रैक्शन थोड़ा पावर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन पावर थोड़ा कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे, बस वही बात यहाँ पे लॉजिक है कि अगर इस कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसके, तो इसको इस तरह से समझें कि एक कमरे में अगर 4 आदमी हैं, 5 आदमी रह रहे हैं और एक फ्लैट है जिसमें 6 लोग रह रहे हैं और उस फ्लैट में 5 कैमरे हैं। तो आप खुद से सोचिए कि एक आदमी दूसरे आदमी की डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, इसीलिए इस कैरेक्टर जो होता है अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा,
एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। मतलब एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक न्यूक्लियस यहाँ है और एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब इसके दूरी इसके पास कम हो रही है। अब जब इसकी दूरी कम होगी तो क्या होगा, जब दूरी कम होगा तो बॉन्ड जो होगा स्ट्रांग हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा। और जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ते जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए लिखता है कि एस कैरेक्टर जो होते हैं जो अगर बढ़ रहे हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। मतलब यहीं पे एस कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ, और अगर एस कैरेक्टर बढ़ा तो और बॉन्ड कम हो गया, और बढ़ गया तो और बॉन्ड कम हो गया। समझ में आ रहा है ना बात। तो ये बॉन्ड लेंथ का आपको डिफिनेशन हो गया कि बॉन्ड लेंथ किसमें कम होता है। तो अगर आपको ये भी देखना है कि इसमें बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो आप खुद से सोच सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एस कैरेक्टर इसमें कम है ना। तो एस कैरेक्टर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और एस कैरेक्टर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल और देखिए कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये भी एक सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है और ये है डबल बॉन्ड। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है तो इसकी हैबिटेशन sp2 होता है, तो इसकी जो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, इसके इससे भी ज़्यादा होगी, तो इसकी सबसे ज़्यादा तो इसका ऑर्डर अगर आप लिखें तो ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा, फिर अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहेगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा होगा। अब अगर इसमें अगर आपको अगर सिंगल बॉन्ड हो गया तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा। मतलब ये 1 पे रहेगा, ये 2 पे रहेगा, ये 3 पे रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कुल मिला के हम आपको नीट के और जी के सवाल आप इसमें बना सकते हैं। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेगा, इसमें आपको बॉन्ड लेंथ की बात करेगा तो बॉन्ड लेंथ इसी से निकालेंगे कि एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा यहाँ है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ कम, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसका होगा और उससे कम इसका होगा और उससे सबसे कम इसका, उससे ज़्यादा उससे कम, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। अब इसको अगर इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। हम समझा दिए आपको यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या होता है, एस परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। ठीक, इसको आप कॉपी में लिख लें ताकि आपको नीट में सवाल आते हैं और जो सवाल आएंगे वो हम आपको करवा देंगे। बस यहीं तक रहा मेरा सफ़र सेकंड लेक्चर के लिए, और अगले बार हम मिलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे हम। फंक्शन और रिप्रेजेंटेशन तो हो ही जाएगा और